गुड मॉर्निंग। राजस्थान में सबसे पहले अच्छी खबर, जल्द ही रेलवे की जनरल टिकट खिड़की पर भीड़ कम हो सकती है। लंबी लंबी लाइनों से निजात मिल सकती है क्योंकि रेलवे ने जनरल टिकट की बार कोडिंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में इसका ऐलान किया था। टिकट की बार कोडिंग होने से टिकट खिड़कियों से भीड़ कम होगी क्योंकि इससे टिकट काटने की स्पीड बढ़ जाएगी। साथ ही टिकट फ्रॉड को रोकने में भी मदद मिलेगी। बार कोड टिकट होने से टीटीई और टीसीएस के लिए जांच करना भी आसान हो जाएगा। रेलवे सूत्रों के मुताबिक एक बार जनरल टिकट की बार कोडिंग शुरू होने के बाद रिजर्व टिकट के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। बार कोडिंग में 10 डिटेल्स ऑलरेडी आ जाती हैं। किस काउंटर से टिकट इशू हुआ है, किस ट्रेन का है, कितने लोगों के लिए है, कितने उसके चार्जेस हैं, कितना पैसा है, ये सारा क्यूआर कोड के ऊपर आ जाता है। तो उससे जांच जब भी होगी तो पता लग जाएगा ये टिकट सही है। और अब बड़ी खबरों का रुख करते हैं। आज से 3 दिन के लिए ज्वेलरी शॉप्स बंद रहेंगी। केंद्र सरकार के आम बजट में सोने और हीरों के आभूषणों पर 1% एक्साइज ड्यूटी और टीडीएस कानून के विरोध में यह बंद का ऐलान किया गया है। सराफा कारोबारियों की हड़ताल की घोषणा से पूरे देश में करोड़ों का सराफा कारोबार प्रभावित होगा। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन से जुड़े देश भर के सराफा व्यापारी हड़ताल को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। और सोने और हीरों के आभूषणों पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी जिसका विरोध कर रहे हैं। और इस पूरे जो हड़ताल का ऐलान किया गया 3 दिन तक, इनकी मांगे क्या है सराफा कारोबारियों को, ये हम आपको बता देते हैं। सोने और हीरों के आभूषणों पर 1% एक्साइज ड्यूटी, इसको हटा लिया जाए, ये सबसे प्रमुख मांग है सराफा कारोबारियों की। इसके अलावा सराफा व्यापारी इंपोर्ट ड्यूटी में भी छूट चाहते हैं। 2 लाख की जगह 10 लाख से ज्यादा के जेवर खरीदने पर पैन कार्ड दिखाने की बाध्यता हो, ये वो चाहते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि 11 फरवरी को भी देश में सराफा व्यापारियों ने 1 दिन का बंद बुलाया था। ये सांकेतिक उन्होंने बंद किया था ताकि ये जो 2 लाख से ज्यादा के जेवर खरीद पर पैन कार्ड की बाध्यता थी उसको बढ़ाया जा सके, लेकिन अब तक उनकी इस मांग को नहीं माना गया है। और अब एक्साइज ड्यूटी की मांग जो आ गई है कम करने की, ये एक और चीज जुड़ गई है। और इसके अलावा आज आपको बता दें कि 5000 व्यवसायी प्रदेश के हैं, वो हड़ताल में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। आज विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। आज भी कांग्रेस विधायकों के हंगामे के आसार बने हुए हैं। इससे पहले कल प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने वेल में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की थी। विपक्ष ने राहुल गांधी पर बीजेपी विधायक के बयान को लेकर दोनों विधायकों पर एफआईआर करने की मांग की थी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कर दिया था कि ज्ञानदेव आहूजा और कैलाश चौधरी के मसले पर सदन में चर्चा नहीं होगी क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और आज संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भी कुछ यही बातें कही हैं और इस पूरे मामले को लेकर आज भी हंगामे के आसार नजर आते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि विधानसभा के तीसरे दिन प्रश्नकाल में आज कौन कौन से प्रश्न रखे जा सकते हैं। अलवर जिले में अपराध नियंत्रण की कार्ययोजना पर बनवारी लाल सिंघल ने सवाल लगाया है। जालौर के भीनमाल में नाला निर्माण में अनियमितता का मामला विधायक नारायण सिंह देवल ने इस पर सवाल लगाया है। इसके अलावा प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च पर सवाल डॉक्टर मंजू बागमार ने लगाया हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या सरकार देगी राज्य कर्मचारी का दर्जा, ये सवाल विधायक देवेंद्र कटारा ने लगाया है। इसके अलावा 12 की बिलासी सिंचाई परियोजना की नहरों के जीर्णोद्धार का सवाल ललित कुमार ने लगाया है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। विधानसभा की कार्यवाही से पहले यह बैठक होगी जिसमें राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है। कल भी प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। और अब प्राचीन मंदिर रोजगारेश्वर मंदिर की बात करते हैं। सरकार ने रोजगारेश्वर महादेव मंदिर फिर से गर्भस्थल पर बनाने का फैसला किया है।
जयपुर के इस प्राचीन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और निर्माण कार्य इसी महीने से शुरू होगा, लेकिन धरोहर बचाओ समिति शिवरात्रि यानी 7 मार्च को मूर्ति स्थापित करने पर अड़ गई है। मंदिर पर क्या है पूरी महाभारत, ये देखिए। फिर गरमाया रोजगारेश्वर मंदिर का मुद्दा। सरकार और धरोहर बचाओ समिति आमने सामने। 22 जून 2015 को रोजगारेश्वर मंदिर हटाया गया। कई आंदोलन हुए, लेकिन अब मेट्रो का काम खत्म हो गया है, तो सरकार ने फिर से इस मंदिर को उसी जगह बनाने का फैसला लिया है। जिला कलेक्ट्रेट में अहम बैठक के दौरान मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 15 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। ये समिति मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से लेकर मंदिर के स्ट्रक्चर के स्वरूप पर ध्यान देगी। 2 दिन बाद ये तय हो जाएगा कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब की जाएगी। मैं समझता हूँ कि ऐसा मसला था जो कि 1 साल से कम अवधि में हल हो गया। अब इसका मुहूर्त और प्रक्रिया इसको लेकर के 2 दिन में चीज़ तय हो जाएगी। नक्शे का बहुत कुछ सफल हो चुका। अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा, मुहूर्त, इन सब की तिथियां लेकर के 2 दिन बाद में दोबारा। सरकार ने मंदिर बनाने का फैसला तो ले लिया, लेकिन विवाद अभी थमा नहीं है। धरोहर बचाओ समिति ने रोजगारेश्वर मंदिर को लेकर पहले ही आह्वान कर चुकी थी कि शिवरात्रि यानी 7 मार्च को रोजगारेश्वर गर्भ स्थल पर शिव परिवार की स्थापना की जाएगी। समिति ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर की स्थापना शिवरात्रि के दिन ही की जाएगी। प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेंगे। हम लोग खुले रूप में कह के जा रहे, कहेंगे कि हम लोग वहीं पे स्थापना करेंगे। प्रशासन इसमें कौन होता है कि मंदिर से वहां पे हटाने वाला? परिणाम सामने है, सरकार के सामने रहेगा। जो भी कुछ होगा हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार है। प्रशासन रोकने के लिए तैयार जो करेगा तो हम संघर्ष करेंगे। अब रोजगारेश्वर मंदिर को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं, लेकिन कौन पहले मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेगा, ये 7 मार्च को ही पता चलेगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। बात आसाराम मामले की करते हैं। आसाराम की सेशन कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। आसाराम समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच अधिकारी चंचल मिश्रा से आज सभी आरोपियों की जिरह होगी। कल भी आसाराम को कोर्ट में पेश किया गया था, जिस दौरान वकील और जांच अधिकारी के बीच नोकझोंक हुई थी। वहीं कोर्ट के बाहर आसाराम की महिला समर्थक ने जमकर हंगामा किया था। आसाराम नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आरोपी हैं। क्यों? तुम्हारी जमानत मेरी जबान नहीं है? हैं? क्यों? पकड़ ले जाओ नहीं। नहीं। क्यों दे रही है? 15 साल से मैं वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की बेटी बनी हुई हूँ। आगे बढ़ते हैं। जी राजस्थान न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। जैसलमेर में गोडावन संरक्षण को लेकर कोर एरिया बनाने के फैसले पर अब वन विभाग पुनर्विचार करेगा और आगे की रणनीति बनाएगा। राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण को लेकर सरकार और ग्रामीणों के बीच मचे घमासान के थमने के आसार अब नजर आने लगे हैं। जी राजस्थान न्यूज के प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद अब वन विभाग भी खुद इस बात को मान रहा है कि कोर एरिया का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और ग्रामीणों से राय मशवरा कर ही एक्शन लिया जाना चाहिए। कुछ ऐसे एरिया क्लोज किया जाए जिसमें बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी ना हो, जिसको इनवायलेट एरिया बोला जाए, तो वो एरिया आइडेंटिफाई करके हमारे ऑफिसर्स ने उसका प्रपोजल भेजा हुआ है। लंबे अरसे से जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण को लेकर कोर एरिया बनाने का मुद्दा गरमाया हुआ था, जिसके चलते सरकार राज्य पक्षी को बचाने के लिए जिले के 11 गांवों की जमीन को कोर एरिया के रूप में लेने का मन बना चुकी थी, जिसके तहत पूरे इलाके में तारबंदी के साथ किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन अब वन विभाग का कहना है कि जमीनी धरातल पर कोर एरिया का पुनर्गठन किया जाएगा। यह करीब 13 स्क्वायर किलोमीटर का खातेदारी है जो आएगी। इसमें डीएफओ साहब ने ये प्रस्ताव दिए हुए हैं कि जो जिसकी खातेदारी आ रही है उस वैसी ही जमीन उनके गांव के समीप देने का प्रस्तावित किया जा रहा है, ताकि किसी भी ग्रामवासी का कोई हक ना जाए। देर आए दुरुस्त आए। खुद वन विभाग के अधिकारी बिना ग्रामीणों को प्रभावित किए गोडावन के संरक्षण की योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं वन विभाग के इस फैसले से अब ग्रामीणों में भी खुशी का माहौल है। जैसलमेर से मनीष रामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जैसलमेर में राज्य पक्षी को लेकर लंबे अरसे से घमासान जारी है। हम उसी गोडावन पक्षी के बारे में आपको जानकारी देते हैं क्योंकि ये प्रजाति तेजी से विलुप्त होती जा रही है। गोडावन एक बड़े आकार का पक्षी है। गोडावन राजस्थान और सीमावर्ती पाकिस्तान के इलाकों में पाया जाता है। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ज्यादा वजनी पक्षियों में से ये एक है और बड़े आकार की वजह से शुतुरमुर्ग जैसा ये दिखाई देता है। इसके अलावा शर्मीला होने की वजह से इसे घनी घास में रहना ज्यादा पसंद है। आगे बढ़ते हैं। पोखरण पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 किलो डोडा पोस्त बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस की अवैध तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई तस्कर भूमिगत हो गए हैं। पोखरण एसएचओ महेश श्रीमाली ने बताया कि पोखरण शहर में पिछले कई महीनों से अवैध डोडा पोस्त बेचने की शिकायतें मिल रही थी। मुखबिर से मिली सूचना पर पोखरण सीओ नानक सिंह के निर्देश पर जोधपुर रोड सुंदर कॉलोनी स्थित मकान में दबिश देकर 45 किलो डोडा पोस्त बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गर्मी के शुरू होते ही लोग पानी की समस्या से परेशान हैं, तो वहीं मौसमी बीमारी का कहर दिखना भी शुरू हो गया है। अचानक मौसम में आए बदलाव से मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। आलम यह है कि बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीवीएम हॉस्पिटल में एक दिन में 1200 मरीज पहुंचे। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। हॉस्पिटल के ओपीडी में 1200 मरीज मौसमी बीमारी को लेकर पहुंचे। जुकाम, खांसी, बदन दर्द जैसी कई बीमारियों के मरीजों से हॉस्पिटल भरा रहा और लंबी कतारें हॉस्पिटल में देखी गईं। बहुत तेज हो चुकी है, पारा भी 36 के पार चला गया है और सर्दी के मौसम में इतनी तेज गर्मी होना और मौसमी बीमारी बहुत ज्यादा होने लगी है। मच्छर भी परेशान करने लग गए हैं। तापमान में जो फर्क आया है इसके कारण से अचानक बीमारियां, विशेष तौर से जुकाम, खांसी, शरीर दर्द और गले में खराबी होने के बीमार आज ओपीडी में बहुत ज्यादा आने लग गए हैं। आज हमने ओपीडी में देखा कि लगभग 1200 लोगों के ओपीडी था आज हमारा मेडिसिन में, उसमें से ज्यादातर लोग शरीर दर्द, बुखार, खांसी और इनका था। गर्मी के मौसम के इस बड़े बदलाव से हर कोई किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। एक तरफ मार्च के पहले हफ्ते में गर्मी की मार, तो दूसरी तरफ बीमारियों का कहर बीकानेर के लोगों पर टूट पड़ा है। फरवरी और मार्च में ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई, जहां पारा 37 डिग्री के पास पहुंच गया है, जिसने पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। और अब आपको वो 5 खबरें बता दें जिन पर आज हमारी और आपकी नजर बनी रहेगी। ईपीएफ पर वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में बयान दे सकते हैं। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की संपत्ति मामले पर संसद में फिर हंगामा हो सकता है। इसके अलावा विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की बेल पर हाईकोर्ट दिल्ली में सुनवाई होगी आज। और देश भर में सराफा व्यापारियों की 3 दिन की हड़ताल है आज। आम बजट में ईपीएफ पर टैक्स लगाने का फैसला सरकार वापस ले सकती है। वित्त मंत्री ने ईपीएफ के नए नियम को वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया है। The Employees Pension Fund contribution of 8.33%। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट पिटारे से नौकरी पेशा को बड़ा झटका ईपीएफए के प्रस्तावों से लगा है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि ईपीएफ निकालने पर 1 अप्रैल 2016 के बाद से कंट्रीब्यूशन के 60% रकम पर बने ब्याज पर ही टैक्स लगेगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 31 मार्च 2016 तक किसी के ईपीएफ फंड में 50 लाख रुपए जमा है और अप्रैल में उसके रिटायरमेंट तक इतनी ही फंड यानी 50 लाख रुपए ईपीएफ अकाउंट में और जमा होते हैं। तो ईपीएफ निकालने पर पहले 50 लाख पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन बाद में जमा हुए 50 लाख में से अगर प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया जाए 40 लाख रुपए है, तो बाकी बचे 10 लाख रुपए के 60% यानी 6 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा। लेकिन विपक्ष से लेकर कर्मचारी यूनियन तक पूछ रहे हैं कि आखिर ये टैक्स भी क्यों? ईपीएफ एक तरह से सरकार को कर्मचारियों की तरफ से मुहैया हुआ लॉन्ग टर्म लोन है। ऐसे में सवाल है, हमारे उधार पर टैक्स क्यों? मेरा पैसा मुझी से टैक्स।
वैसे तो सरकार की दलील है कि 15,000 रुपए महीने की सैलरी वालों के लिए ईपीएफ नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे मौजूदा 3 करोड़ 70 लाख ईपीएफ जमा करने वालों में से 3 करोड़ कर्मचारी छट जाएंगे और सिर्फ ज्यादा सैलरी उठाने वाले 70 लाख कर्मचारियों पर ही ये बोझ पड़ेगा। फॉरवर्ड यानी कि भविष्य के लिए होगा, जो आपने पहले किया है उस पे कोई टैक्स नहीं लागू होगा। सिर्फ भविष्य में जो हो रहा है उसमें हम लोग कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि पेंशन सोसाइटी का लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पर टैक्स का चक्कर लगाना सही है? क्या सरकार कर्मचारियों का ऑक्सीजन नहीं छीन रही? और एक और महत्वपूर्ण खबर, अब रोज बरोज आपको आ रही परेशानी के लिए आपको हर्जाना मिलेगा। टेलीकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप्स के लिए आपको हर्जाना देना ही होगा। टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने टेलीकॉम कंपनियों को हिदायत दी है कि रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉल ड्रॉप मामले में टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि 1 जनवरी से कॉल ड्रॉप पर कंपनियों को मुआवजा देना होगा। दरअसल हाई कोर्ट ने 1 जनवरी 2016 से कॉल ड्रॉप पर उपभोक्ताओं को मिलने वाले हर्जाने पर रोक लगा दी थी। टीआरएआई ने 16 अक्टूबर 2015 को कॉल ड्रॉप पर हर्जाना दिए जाने की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक एक दिन में 3 कॉल ड्रॉप होने पर मोबाइल यूजर्स को प्रति कॉल 1 रुपए का हर्जाना देना था। यह जुर्माना एक दिन में अधिकतम 3 बार देना था। अब कोटा की खबर। कोटा में नवदुर्गा महायज्ञ के लिए ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट और चॉकलेट के मंदिर बनाए गए हैं। मेवा से मंदिर बनाने के लिए बाहर से कलाकार बुलाए गए। महायज्ञ के लिए चॉकलेट और मेवा के मंदिर बनाने में 80 कलाकारों की टीम लगी है। ये छोटे छोटे मंदिर देखने में जितने खूबसूरत हैं, उतनी ही बेहतरीन इनकी कलाकारी है। बिस्कुट, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट से बने ये मंदिर किसी शिल्पकार की कल्पना और कला की मिसाल नहीं है। इनकी कलाकारी के पीछे दिन रात चूल्हे और भट्ठी के पास तपने वाले वह हलवाई हैं, जिन्होंने अपनी समझ और कारीगरी से इन मंदिरों को मूर्त रूप दिया है। बेहद खास मंदिर हम आपको दिखाते हैं, जो कि बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स और टॉफी से तैयार किए गए हैं अलग अलग तरीके से। ये आप मंदिर देख रहे हैं, अपने आप में बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य रूप इसे दिया गया है। ये बिस्किट का मंदिर है। दूसरी तरफ निगाह डालिए, ये छुआरे से तैयार किया गया मंदिर है। अब आप ये देखिए, काजू, इलायची और बादाम, इसके जरिए इस बादाम को, इस मंदिर को तैयार किया गया है। सामने आप देख सकते हैं इलायची से तैयार किया गया मंदिर। आप इधर निगाह डालेंगे तो आपको मूंगफली से बना हुआ मंदिर नजर आएगा। सामने आप देख सकते हैं मखाने से तैयार किया गया मंदिर। अपने आप में बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद में इन सभी मंदिरों को तैयार किया गया है। जो आगे की पीढ़ी, जिन पीढ़ी ने नहीं देखी, वो पीढ़ी इस कला को देखे और ये जो बाद में प्रसाद, जो मंदिर है, ये प्रसाद के रूप में बटेंगे। इन मंदिरों को नवदुर्गा महायज्ञ के लिए बनाया जा रहा है। मेवा और चॉकलेट से बने इन मंदिरों को बनाने के लिए 80 लोगों की टीम लगी है। एक मंदिर को बनाने में 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का खर्च आ रहा है। लेकिन मंदिर की खूबसूरती और कला को देखकर आयोजक भी खुश हैं। एक मंदिर को बन जाते 5 दिन लग जाते हैं। मेहनत तो इतनी बहुत ज्यादा मेहनत है इसमें, तो बारीक काम है, मेहनत काम है बहुत ज्यादा, इसलिए टाइम लग रहा है मंदिर बनाने में। इन आकर्षक मंदिरों को बनाने के लिए बाहर के कलाकार बुलाए गए हैं। उनकी इस बेहतरीन और नायाब कला के कदरदान भी कम नहीं है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। तो बेशक मेहनत है, महीन काम है, लेकिन बहुत खूबसूरत है ये नज़ारे। ये दिलकश नज़ारे देखकर आपका भी जाहिर है इन मंदिरों को देखने का मन कर गया होगा।